हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोगों ने एक बेसिक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर हमारे कोई भी नए स्टूडेंट डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाकर वो बेसिक लेक्चर को कंप्लीट करें, क्योंकि उस बेसिक लेक्चर में हर वो छोटी छोटी पॉइंट को समझाए गए हैं अच्छे तरीका से। तो आई होप कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जहां से हम लोगों ने पिछले क्लास को छोड़ा था वहीं से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। चल, तो क्लास प्रारंभ करने से पहले हमने क्या क्या पढ़ा था उस चीज़ों को रिकॉल करवा देते हैं आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले चेंज के बारे में जाना था कि हमारे आसपास के अगर वातावरण को ध्यान से देखा जाए तो हर दिन हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस में देखा जाए तो हमें परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, और वो परिवर्तन दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कहने का अर्थ हुआ भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। हमने क्या कहा कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसकी आकृति बदल जाती है, उसकी आकार बदल जाते हैं। ये सारी घटनाएं हमें फिजिकल चेंज में देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीका से अगर केमिकल चेंज की हम बात करें तो केमिकल चेंज में एक ऐसा परिवर्तन होता है कि जिससे कोई नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो जाता है। नए सब्सटेंस बनकर तैयार होते हैं जो जो सब्सटेंस में परिवर्तन देखा गया, उसकी पहले की क्वालिटी, पहले की प्रॉपर्टीज और चेंज होने के बाद की प्रॉपर्टीज दोनों में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि जो अपना उसका मूल्य गुण था वो अपना मूल्य गुण खो देता है। जैसे दूध से दही बनता हुआ आपने देखा होगा, दूध का अपना प्रॉपर्टीज था, दही का प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है। तो ऐसे जो हमारे चेंज दिखाई पड़ते हैं, ये चेंज हमारा केमिकल यानी रासायनिक हमें परिवर्तन कहलाते हैं। चल, तो चेंज के बारे में हमने हर वो बातें को समझाया आपको, एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया था ये सारी चीजों को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई अकेला सब्सटेंस यानी अकेला कोई ऐसा पदार्थ जो टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। हमने क्या कहा कि कोई अकेला सब्सटेंस, कोई अकेला पदार्थ या कोई अकेला यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नए यौगिक का निर्माण कर देता है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या इसी चीज को हम कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस, दो पदार्थ मिलकर या दो तत्व मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण कर देता है, तो इस अभिक्रिया को, इस प्रतिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया था तो उसके गुण अलग होते हैं, और जब भाग लेने के बाद बनने वाला जो नया पदार्थ है उसका प्रॉपर्टीज अलग होता है। यानी कि भाग लेने वाला का प्रॉपर्टीज और भाग लेने के बाद बनने वाले का प्रॉपर्टीज दोनों में भिन्नता होती है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो आइए अब परिभाषा समझ जाते हैं। कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले कहने का अर्थ क्या हुआ? भिन्न गुण कहने का अर्थ हुआ कि जो पहले वाली पदार्थ थी, जो पहले वाली पदार्थ थी उससे अलग गुण का है, उससे अलग गुण का है। तो भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण क्या हुआ? नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो उसे हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि अगर एक शब्दों में समझा जाए तो कोई
सब्सटेंस मिलकर, कोई दो सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण कर दिया तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। या कोई एक सब्सटेंस टूटकर दो नए सब्सटेंस का निर्माण कर दिया तो ऐसी प्रक्रिया हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाई। बस यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा है। अब रासायनिक प्रक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझा जा सकता है। आइए, जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें, किचन की ओर चलते हैं। थोड़ी देर के लिए हम किचन की ओर चलते हैं, किचन के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अगर हम आपको कहें कि आपने चावल खाया होगा, आपने चावल खाया होगा, आपने दाल भी खाया होगा, आपने दाल भी खाया होगा। ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है और दाल भी एक पदार्थ है। ठीक है, ये भी, चावल भी एक पदार्थ है और दाल भी एक पदार्थ है। चावल की अगर टेस्ट की हम बात करें तो चावल का टेस्ट आपने लिया होगा, चावल आप खाते हैं तो चावल आपको पता चलता होगा कि मीठी लगती है। ठीक है, तो चावल का स्वाद अलग होता है। दाल की अगर स्वाद की हम बात करें तो दाल की स्वाद अलग होती है। दोनों के स्वाद में भिन्नता होता है, तो दो अलग अलग सब्सटेंस है। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करके कुकर में डाला और कुकर में डाल के हमने सीटी लगा दिया। चावल और दाल को मिक्स करके हमने सीटी लगाया। तो जब हम सीटी लगाए तो एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो गया जिसे हम कहते हैं खिचड़ी, जिसे हम कहते हैं खिचड़ी। यानी कि चावल और दाल मिलकर एक नया सब्सटेंस का निर्माण किया जिसका नाम पड़ा खिचड़ी। और खिचड़ी भी एक पदार्थ है और इसका अगर देखा जाए तो इसका स्वाद अलग होगा, इसका स्वाद अलग होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि चावल की प्रॉपर्टीज अलग थी, दाल की प्रॉपर्टीज अलग थी। यानी चावल का स्वाद अगर ऐसे खाते तो अलग लगता, दाल का स्वाद अलग लगता, लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करके एक नया सब्सटेंस बना दिए तो इसका स्वाद अलग हो गया। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं कि दो पदार्थ मिला और एक नया पदार्थ बनाया तो इसका गुण और इन दोनों का गुण, इन दोनों में भिन्नता पाई गई, इन दोनों में भिन्नता पाया गया। ऐसा नहीं होगा कि इसका गुण और इसका गुण इसके गुण से मैच करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा केमिकल रिएक्शन में। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब इसी चीज को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझते हैं। ये तो हमने खाने पीने के चीजों से हमने आपको समझाया। अब इसी चीज को अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज समझेंगे तो कैसे समझेंगे, आइए देखिए। इसको हम रफ कर देते हैं। आइए, अगर हम कहें कि हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन लिया और हमने ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो हम यहां पर लिख देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन एक जलने वाला पदार्थ है। हाइड्रोजन एक कैसा पदार्थ है? तो आप कहेंगे कि सर जलने वाला पदार्थ है। ऑक्सीजन कैसा पदार्थ है? तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होती है कि किसी भी पदार्थ को जलने में सहायता करता है या उसको जलाने में सहायता करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जलाने में सहायक है, ये जलाने वाला है, ये है जलने वाला पदार्थ और ये है जलाने वाला पदार्थ। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन जलाने वाला पदार्थ हो जाए, ऐसा कभी नहीं है। हाइड्रोजन की गुण है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है कि ये ज्वलनशील है, ये जलने वाला पदार्थ है। जैसे लकड़ी की अगर हम बात करें तो लकड़ी एक जलने वाला पदार्थ है, किसी को जलाएगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि लकड़ी से आप किसी चीज को जला दीजिए, लकड़ी जलेगा तब ही जलाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन जलाने वाला पदार्थ है। जब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे, यानी कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, इन दोनों का रिएक्शन होगा
तो एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार होगा जिसे हम कहते हैं जल, जिसे हम नाम दिए जल। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और बना क्या है, जल बना है। तो जल की प्रॉपर्टीज क्या है, जल की प्रॉपर्टीज है कि ये बुझाने वाला है। ये क्या है, आग बुझाने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पानी से आग लगा दें, पानी से आग लगा दें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर सोडियम है, पोटेशियम है, अगर ये पानी में जाएगा तो पानी के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, आग लग जाते हैं, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होगा। तो जल की जो प्रॉपर्टीज है, जल की जो मुख्य गुण है वो आग बुझाने का कार्य है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो सब्सटेंस है, हाइड्रोजन जो पदार्थ है, इसका गुण, इसकी प्रॉपर्टीज, और ऑक्सीजन का गुण यानी कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज, और जल की प्रॉपर्टीज, इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न है। आपस में देखा जाए, आपस में कंपेयर किया जाए तो ये तीनों की प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, ज्वलनशील है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये जलाने वाला है। और जल की प्रॉपर्टीज क्या है, ये बुझाने वाला है। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा ऐसे ही घटना आपको देखने को मिलेंगे कि दो सब्सटेंस अलग अलग प्रॉपर्टीज के होंगे और जो उससे बनने वाले पदार्थ होंगे उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो इसी को हम कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको ये बातें अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, चल अब इसी चीज को अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है, अब देखें, जब भी रासायनिक अभिक्रिया की घटना घटेगी, जब भी रासायनिक अभिक्रिया की घटना घटेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक तत्व किसी दूसरे तत्व में बदल जाए। हमने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया की घटना में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक तत्व किसी दूसरे तत्व में बदल जाए। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि अगर हमने हाइड्रोजन को लिया है, हाइड्रोजन को अगर हमने लिया है, किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन कभी भी सोडियम नहीं बन सकता है, या हाइड्रोजन कभी भी पोटेशियम नहीं बन सकता है, या हाइड्रोजन कभी भी गोल्ड नहीं बन सकता है। हाइड्रोजन जब भी रहेगा तो केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ही रहेंगे। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उस सब्सटेंस की केवल पोजीशनिंग चेंज होगी, उसका स्थान चेंज होगा, उसके रीअरेंजमेंट होंगे, उनका पुनर्व्यवस्था होगा। यानी एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से जुड़कर नए सब्सटेंस बना लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि जो तत्व भाग लेगा, जो यौगिक भाग लेंगे, इसमें तत्व कह दीजिए या परमाणु कह दीजिए, सीधी सी आप सिंपल सी बात समझे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, कोई भी पदार्थ भाग लेगा, तो सबसे छोटी से छोटी जो कण है उसको हम कहते हैं परमाणु, उसको हम कहते हैं परमाणु। परमाणु और अणु, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझेंगे आप। देखो, एक होता है परमाणु और एक होता है अणु और एक होता है यौगिक। एक है परमाणु, एक है अणु और एक है यौगिक। किसी भी तत्व को अगर तोड़ा जाए, इतनी आप बारीकियां से तोड़ दें उसे कि फिर वो टूटे ही ना। जिस तरीका से आपका दिल टूट जाता है, उसी तरीका से अगर किसी भी तत्व को तोड़ने पर फिर वो और ना टूटे, तो वो जो छोटा सा कण जो मिलेगा, जो माइक्रोस्कोपिक होगा, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोप से देखने से हमें पता चलेगा कि वो छोटा सा जो कण है, उसी को हम कहते हैं परमाणु। तो परमाणु हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हाइड्रोजन है तो केवल H, हाइड्रोजन का सिंबल H है तो केवल H हमने लिखा है तो ये परमाणु है। अगर केवल O हम लिखे, O का मतलब है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, आप कहेंगे परमाणु है। हालांकि ये बात हमने समझाया है पिछले लेक्चर में भी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, परमाणु है। इसी तरीका से अगर पोटेशियम की बात की जाए तो के होता है पोटेशियम का सिंबल, तो के भी परमाणु है। लेकिन अणु की बात की जाए तो अणु, जब हम हाइड्रोजन को दो ले लें,
जब दो हाइड्रोजन को हम एक साथ ले लेंगे तो इसको हम कहेंगे अणु, या जब हम ऑक्सीजन को दो ले लेंगे, यानी दो ऑक्सीजन को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं अणु। अगर यौगिक की हम बात करें तो जैसे यहाँ पर जल हमने लिखा, तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। जल का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि जब दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं तो हम कहते हैं अणु। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर यौगिक अणु बनाएंगे। और इसे एक मिनट वेट कीजिए। चलिए, हाँ, तो हम कह रहे थे कि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो हम उसे अणु कह देते हैं, और अणु मिलते हैं तो यौगिक बन जाते हैं। तो यौगिक का एक फॉर्मूला होता है, जैसे H2O, ये जल का फॉर्मूला है। यौगिक का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है, बिना फॉर्मूला का कोई भी यौगिक नहीं होता। बिना फॉर्मूला का कोई भी यौगिक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि O2H लिख दीजिए तो ये कोई फॉर्मूला बन गया, ऐसा नहीं। या OH2 लिख दीजिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जल का फॉर्मूला H2O होता है, तो ये यौगिक कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चल, तो हम क्या बता रहे थे? हम कह रहे थे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व में नहीं बदलते हैं, वो हमेशा दूसरे तत्व के साथ मिलकर नए सब्सटेंस का निर्माण कर देते हैं, यानी कि उनका रीअरेंजमेंट होता है, तत्वों का रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में नहीं बदलते हैं। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सोडियम पोटेशियम बन जाए, पोटेशियम कैल्शियम बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन जाए, या एल्युमिनियम गोल्ड बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, केवल परमाणुओं के पुनर्व्यवस्था होती है। परमाणुओं की क्या होती है? पुनर्व्यवस्था होती है, यानी एक दूसरे के साथ जुड़कर नए सब्सटेंस का निर्माण कर देते हैं। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान। चल, अब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। आइए देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 से। ठीक है, H2 हम क्यों लिखें, H क्यों नहीं लिखें, ये आने वाले समय में आपको अच्छे ढंग से समझाए जाएंगे। H2 और O2 को जब हमने रिएक्शन करवाया, जब इन दोनों को आपस में मिलाया, तो यहाँ से एक नए सब्सटेंस बने जिसका नाम क्या था? जल था। और जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे, इसके साथ दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे। एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। हमने क्या कहा कि एक ऑक्सीजन के साथ जब दो हाइड्रोजन आपस में चिपक जाते हैं तो एक जल के अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और इसका नाम है ऑक्सीजन। इसका नाम है ऑक्सीजन। तो जब एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं तो एक जल का अणु बनता है, और इसी को हम नाम देते हैं, ये इसका नाम पड़ गया H2O। क्या नाम पड़ गया? H2O नाम पड़ गया, और यही हमारा जल कहलाया। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ है, पुनर्व्यवस्था हुआ है। अब यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है, और इसके साथ दो हाइड्रोजन और चिपकेंगे। तो ये रहा, दो हाइड्रोजन और चिपक गया। जब दो हाइड्रोजन चिपक गए तो ये भी क्या बना? H2O बना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन दो, तो दो हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ चिपका, और यहाँ भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ चिपका। इसको यहाँ पर हम बैलेंस कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपने ये बात भी समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब था कि तत्व कभी भी बदलते नहीं है। तत्व का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं,
रासायनिक अभिक्रिया जब हम पढ़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान हमें दो चीज़ों को देखने को मिलता है। दो चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। कौन-कौन सी चीज़ें? तो एक हमें देखने को मिलता है अभिकारक और एक हमें देखने को मिलता है प्रतिफल। अभिकारक का अर्थ होता है रिएक्टेंट। अभिकारक का अर्थ होता है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो पदार्थ या जो तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसे हम कहते हैं अभिकारक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो तत्व या पदार्थ जो तत्व या पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उसे हम कहते हैं अभिकारक। यानी जो भी, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो या तीन हो, कितना भी सब्सटेंस भाग ले सकता है रिएक्शन में, तो उन सभी को हम कहेंगे अभिकारक। और एक होता है प्रतिफल। इस प्रतिफल को हम उत्पाद भी कहते हैं और हिंदी में, इंग्लिश में आप इसे प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। आप इसे प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। प्रतिफल क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले पदार्थ हैं, उसी को हम प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले पदार्थ हैं, उसी को हम प्रतिफल कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित नए पदार्थ क्या कहलाए? प्रतिफल कहलाए। अब इसका क्या मतलब है और भी समझते हैं। देखो, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? आप क्या कर रहे हो? आप पुस्तक खरीद रहे हो, आप कॉपी खरीद रहे हो, आप पेन खरीद रहे हो। इसको मान लो कि अभिकारक है। ये सभी आपकी सफलता के लिए क्या बन रहा है? तो सहायक कर रहा है, सहायता कर रहा है। कौन-कौन सी? आपका पुस्तक है, आपकी कॉपी है, आपकी पेन है, ठीक है? ये सभी चीज़ मान लेते हैं, फिलहाल के लिए 3 चीज़ें लेते हैं। ये तीनों आपके लिए अभिकारक है क्योंकि ये आपको प्रोमोट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आपको प्रोमोट कर रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है? आपका पढ़ाई में सहायता कर रहा है। जब आप पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद आपका पेपर होगा, पढ़ने के बाद आपका पेपर होगा। पेपर में आप क्या करोगे? रिज़ल्ट पाओगे। तो रिज़ल्ट में आपको एक चीज़ मिलेगी, सर्टिफ़िकेट मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा। तो वो आपके लिए क्या हुआ? वो आपके लिए प्रतिफल हुआ। वो क्या है? प्रतिफल हुआ। तो आपने पहले अभिक्रिया में, यानी कि पहले आपने एग्ज़ाम के पहले आपने भाग लिया। कौन-कौन सी चीज़ें भाग लिया? आपका पुस्तक था, आपका कॉपी था, आपका पेन था। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम से पहले भाग लिया है और एग्ज़ाम देने के बाद इसके बदले में आपको क्या मिला? सर्टिफ़िकेट मिला, मार्कशीट मिला। तो ये आपके लिए क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि ये प्रतिफल हो गया। तो बस हमने वही कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में भी 2 चीज़ें होते हैं। एक क्या होता है? तो हमारा अभिकारक होता है, यानी रिएक्टेंट होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद एक नया सब्सटेंस जो बनता है, जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं प्रतिफल। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे। चल, तो ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया। अब आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान कुछ हमें कैसे पता चलेगा? सीधी-सी एक बात समझो कि हमें पता कैसे चलेंगे कि सर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है? हमें पता कैसे चलेंगे कि सर केमिकल रिएक्शन हुए हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम और भी लें, तो अगर हम आपसे पूछें कि बच्चे एक बात बताओ, आप कौन क्लास में पढ़ते हो? आप किस क्लास में पढ़ते हो? तो आप कहोगे कि सर हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। हमने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्लास 10th में पढ़ते हो? आपको कुछ ना कुछ तो प्रूफ़ देना पड़ेगा ना?
हमारी बात को समझिएगा। हमने कहा कि बच्चे एक बात बता, आप किस क्लास में पढ़ते हो? तो आपने कहा कि सर हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। हमने कहा आपसे कि आप क्लास 10th में पढ़ते हो, हम कैसे बिलीव करें? हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्लास 10th में पढ़ते हो? आपको कुछ ना कुछ तो प्रूफ़ देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप 9th का मार्कशीट हमें दिखाओगे। आप 9th का हमें क्या दिखाओगे? मार्कशीट दिखाओगे। जब हम मार्कशीट देख लेंगे तो हमें क्या होगा? पता चल जाएगा कि आप क्लास 10 में पढ़ते हो या क्लास 10 का आप एडमिशन की जो रसीद होती है वो हमें दिखा दो। तो इन सारे चीज़ों से हमें पता चल जाएँगे कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। तो उसी तरीक़ा से अगर हम कहें, आपके मन में भी सवाल वो होना चाहिए कि सर केमिकल रिएक्शन तो आए दिन हो रहे हैं, आपने तो चेंज पढ़ाया है कि बच्चे हमारे आस-पास के वातावरण में चेंज हमेशा दिखाई पड़ते हैं। कभी केमिकल चेंज तो कभी फिजिकल चेंज, हमें दोनों प्रकार के चेंज दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम केमिस्ट्री में केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं सर। तो केमिकल चेंज हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कैसे हमें पता चलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? अब अधिकांश बच्चे समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन का अर्थ हुआ कि किसी लैब में कोई रिएक्शन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल केमिकल रिएक्शन एक लैब में ही हो सकता है। केमिकल रिएक्शन हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। आपने दूध से दही बनता हुआ देखा, केमिकल रिएक्शन था। आपने लोहे में जंग लगता हुआ देखा, केमिकल रिएक्शन था। आपके शरीर में भोजन का पचना केमिकल रिएक्शन है। मोमबत्ती जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, ये सारे केमिकल रिएक्शन की घटना है। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हमें इसके लिए कैसे पता चलेंगे, कैसे हमें मालूम होगा कि हाँ, ये केमिकल रिएक्शन है? तो केमिकल रिएक्शन की कुछ विशेषता होती है, रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो कुछ घटनाएँ हमें देखने को मिलते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हमें कुछ घटना देखने को मिलता है। अब वो कौन-कौन सी घटना है? मुख्यतः हमें 5 घटना देखने को मिलते हैं। सबसे पहली घटना होती है कि हमें गैस बनता हुआ दिखाई पड़ता है। हमें गैस या गैस के बुलबुले बनते हुए दिखाई बन पड़ते हैं, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो किसी अवक्षेप का बनता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। यानी एक अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है? आगे हम समझाएँगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। और क्या होता है सर? जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो रंग में परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। किसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं? रंग में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो किसी भी सब्सटेंस की अवस्थाएँ बदलती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो किसी भी सब्सटेंस की अवस्थाएँ बदल जाती हैं। अवस्थाएँ क्या होता है, ये भी आपको समझाएँगे। बस अभी फिलहाल के लिए समझिए कि कौन-कौन सी घटना हमें देखने को मिलेंगे। और क्या होगा सर? और होगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो टेम्परेचर में हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। किसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा? टेम्परेचर में परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारी की सारी घटनाएँ हमें रासायनिक अभिक्रिया की ओर निर्दिष्ट करता है कि ये सारी की सारी जो घटना है, एक रासायनिक अभिक्रिया का कारण बन रहा है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हमने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो बस 5 चीज़ें पर आपको ध्यान देना है। पहला क्या है? पहली चीज़ें आपको ध्यान देना है कि गैस का निर्माण होगा। दूसरी चीज़ें क्या ध्यान देना है कि अवक्षेप का निर्माण होगा। तीसरी चीज़ें क्या आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर में परिवर्तन हमें दिखाई देंगे। फोर्थ क्या है? तो आप कहेंगे रंग में परिवर्तन। और फिफ्थ क्या है? तो उसकी स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी की सारी घटनाएँ अगर है, तो ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की हमें घटना दिखाई पड़ेंगे। बात क्लियर? चल, अब एक-एक करके समझते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझने हैं। गैस का निर्माण होना तो वो समझ गए होंगे कि गैस क्या चीज़ है, ठीक है? यहाँ पर आपको शायद कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पर अवक्षेप का बनना क्या कहलाता है, ठीक है? अवक्षेप का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि अवक्षेप क्या है? अवक्षेप का अर्थ होता है ठोस पार्टिकल, यानी कि ठोस कण, ठोस कण।
अब ये ठोस कण का क्या अर्थ है? ठोस कण का अर्थ है कि ये पानी में घुलनशील नहीं है, ये पानी के साथ अघुलनशील है। पानी में अघुलनशील है, यानी कि जब अभिक्रिया होगा तो जब अवक्षेप बनेगा, तो अवक्षेप का मतलब हुआ कि एक ठोस पदार्थ बनेंगे, एक ठोस कण का निर्माण होगा जो पानी में अघुलनशील होगा। जैसे अगर हम कहें, मान के चलो एक एग्जांपल हम समझ आते हैं, ठीक है, कि आप पानी में मिट्टी मिला दो, ठीक है, तो मिट्टी के जो कुछ कण होंगे वो पानी के साथ घुल जाएंगे, पानी का कलर चेंज कर देगा। लेकिन मिट्टी में जो उपस्थित मोटे मोटे जो कण होंगे, जो ठोस पार्टिकल होंगे, वो तली में बैठ जाएगा। तली में क्या होगा? बैठ जाएगा। यानी जिस बर्तन में हमने मिट्टी को घोला है, तो मिट्टी में जो उपस्थित है, जो ठोस कण होंगे, वो बर्तन के तली में बैठ जाएगा। तो बस वही समझिए कि अवक्षेप एक ठोस कण है जो क्या होता है? पानी में अघुलनशील होता है, यानी जब रिएक्शन होगा तो वो हमें तली में दिखाई पड़ते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अवक्षेप है। ठीक है, अवक्षेप का मतलब क्या है? एक ठोस पार्टिकल यानी ठोस कण है। इसी तरीका से अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का अर्थ होता क्या है? तो आप कहेंगे कि स्टेट। अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है आपका गैस। यानी कि सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में, गैस चेंज हो जाएगा सॉलिड में। जैसे आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो हमने बताया था फिजिकल स्टेट, फिजिकल चेंज में, कि जो बर्फ थे, बर्फ ठोस होता है, जब बर्फ पिघलेगा तो पानी बन जाएगा, और पानी की स्टेट क्या है? लिक्विड है। ठोस अवस्था में बर्फ था, लिक्विड अवस्था में कौन हो गया? तो आप कहेंगे पानी। अब पानी को अगर गर्म कर दिए तो जल वाष्प बन जाएगा, तो जल वाष्प क्या है? तो एक गैस है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो सॉलिड लिक्विड बन हो सकता है, लिक्विड गैस भी बन सकता है, तो इसी को हम कहते हैं अवस्था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अवक्षेप भी समझ में आ गया होगा और अवस्था भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं कि गैस का निर्माण कैसे होता है। अब इस चीज को समझते हैं, आइए देखें। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हमने कहा कि गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गैस का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने से होती है। कुछ जो रासायनिक अभिक्रिया है वो गैस के निकलने के कारण ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि जब जिंक के कण, जब जिंक के कण, तो ये हमारा रहा जिंक है, जिंक के कण कहता है कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये हाइड्रोजन गैस हो गया, ये कह रहा है। अब इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा। ये हमने केवल हिंदी में लिख दिया कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है। अब ये होता क्या है, देखिए। जिंक कहने का अर्थ क्या है? कि जेडन। जिंक कहने का अर्थ है कि जेडन। जब भी जिंक की बात की जाए तो जेडन होता है जिंक का सिंबल। रासायनिक संकेत उसका क्या होता है? जेडन। जेडन का अर्थ होता है जिंक। ये आपको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे बच्चे। जब तक याद नहीं कीजिएगा आपको समस्या होगा ही। ये चीजें आपको याद करनी पड़े, हालांकि ये प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपको खुद याद हो जाएंगे। आइए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4। अब एक बात बताओ, ये H2SO4 क्या है? यौगिक है या नहीं है? अरे बिल्कुल है। अभी हमने समझाया कि जिसका फॉर्मूला होगा वो यौगिक होगा, जिसका एक फॉर्मूला होता है वो यौगिक कहलाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है, तो ये एक यौगिक है। अब यहाँ पर हुआ क्या?
जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएं तो बनता है जिंक सल्फेट, बनता है जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ बनता है हाइड्रोजन गैस, बनता है हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बना, तो यहाँ हमें गैस का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? गैस निकलने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। यानी यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है वो गैस के कारण हुए हैं। अब यहाँ पर एक फिगर हमने बनाया है, ठीक है, एक फिगर लाया, आप यहाँ पर देखो। यहाँ पर आपको छोटे छोटे यहाँ पर जिंक के कण दिखाई दे रहे होंगे। हमने ब्लैक कलर से यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये जिंक है, इसको नाम हमने दिया कि ये क्या है? जिंक है। अब इसमें हमने मिलाया सल्फ्यूरिक अम्ल, हमने इसमें डाला सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये लो सल्फ्यूरिक अम्ल हम डाल देते हैं इसमें। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमने डाला। जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डाला तो इसमें निर्माण हुआ किसका? तो आप कहेंगे रिएक्शन के बाद यहां पर निर्माण हुआ है जिंक सल्फेट का और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का। किसका निर्माण हुआ? हाइड्रोजन गैस का। तो गैस का पता हमें कैसे चलेंगे? तो यहां पर देखो, यहां से हमने एक पाइप लगाया, एक होलो स्टिक हमने लगाया है, और यहाँ पर हमने इसको कॉक के माध्यम से इसको बंद करके रखा है ताकि जो गैस निर्माण हुआ है वो गैस बाहर ना निकल जाए। अब ये गैस इससे होलो स्टिक के माध्यम से नीचे आएगा, और यहाँ पर हमने एक साबुन का या सर्फ का घोल रखा है। यहाँ पर क्या है? साबुन या सर्फ का एक घोल है, और इसके अंदर हमने इसमें छोड़ दिया होलो स्टोक को, होलो जो स्टिक है इसको इसमें डालकर हमने छोड़ दिया। तो यहाँ से गैस निकलेगा और निकल कर यहाँ पर बुलबुले बनता हुआ हमें दिखाई पड़ेंगे। ऐसे छोटे छोटे बुलबुला हमें दिखाई पड़ेगा। तो जब ये बुलबुला निकलेगा तो अगर हम यहाँ पर कैंडल ले लें, यहाँ पर क्या ले लें? कैंडल ले लें, और कैंडल लेकर यहाँ पर जलाएं तो ये जलने लगेगा। ये क्या होगा? जलने लगेगा। अभी हमने बताया था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो जलता है, एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निर्माण हुआ है, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ जलाने पर जलने लग रहा है। तो इससे हमें पता चलते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि जब भी हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा ही होगा। ठीक है, चल। और हमने एग्जांपल लिया है, कह रहा है कि जब मैग्नीशियम किसी तनु अम्ल, मैग्नीशियम तो Mg हमने लिया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। कह रहा है कि तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। ये क्या है? एक यौगिक है। इस बात को ध्यान रखना, हर एक छोटी छोटी पॉइंट को आपको समझना है कि HCl क्या है? एक यौगिक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है? फॉर्मूला होता है। तो जब मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये बनेगा MgCl2 और प्लस H2, और ये क्या है? एक गैस है। तो यहाँ पर हमने बनाया क्या? जब मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया गया तो बना मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड।
और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का निर्माण होता हुआ, गैस का निर्माण होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरीका से एक और हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, कहता है कि जब सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, Na2CO3। कहता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ डाला जाए। किसके साथ डाला जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, HCl। तो कहता है कि तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब इसे बैलेंस कर देते हैं तो बनेगा 2NaCl। इसको हम कहते हैं नमक, इसको कहते हैं नमक। फिलहाल के लिए बस ये समझते जाइए कि क्या क्या है, ये धीरे धीरे और भी चीजें हम समझेंगे, लेकिन अभी से आपको हम आदत डाल रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरीका का बर्डन का सामना करना ना पड़े। तो NaCl बना, साथ ही साथ क्या बनेगा, तो कह रहा है कि CO2 ये एक गैस बनेगा और साथ ही साथ जल वाष्प बनेगा, H2O, जल वाष्प, ये एक है, जल का निर्माण होगा। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, सोडियम क्लोराइड, और बनता है गैस। तो हमें फोकस करना है गैस पर, हमें किस पे फोकस करना है, गैस पर। तो यहाँ कौन सी गैस बन रही है, तो यहाँ एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो ये हमारा सारा का सारा एग्जाम्पल किसका था, तो आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निर्माण होने वाले एग्जाम्पल थे। तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड नंबर है अवक्षेप का निर्माण। हमने कहा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो अवक्षेप भी बनते हैं, यानी ठोस पार्टिकल भी बनते हैं। तो ठोस पार्टिकल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है कि अवक्षेप का बनना। किसका बनना, अवक्षेप का बनना। कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड के घोल को, किसको, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, ठीक है। के का मतलब होता है पोटेशियम, आई का अर्थ होता है आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड, क्या ये बात क्लियर है, Ki, बोलिए, बात क्लियर है, पोटेशियम आयोडाइड। चल, कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ, किसके साथ, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हो गया लेड नाइट्रेट। इसको जब रिएक्शन हमने कराया, इसको जब हमने रिएक्शन कराया तो रिएक्शन कराने पर बना क्या, तो आप कहेंगे लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। तो यहां पर हम कर देते हैं, ठीक है। चल, तो बना PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट बना, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से आप देखें, यहां पर ध्यान से देखें, तो जब पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम आयोडाइड को हमने मिलाया किसके साथ, तो हमने मिलाया लेड नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ, एक अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया होने के फलस्वरूप यहाँ पर दो सब्सटेंस बनकर तैयार हुए, यानी दो नए पदार्थ बनकर तैयार हुए। और एक पदार्थ कहलाया क्या, लेड आयोडाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेड आयोडाइड। लिख लीजिएगा, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम
नाइट्रेट। तो यहाँ दो सब्सटेंस बनकर तैयार हुए, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर एक जो ऐसा पदार्थ है जो पानी में अघुलनशील है, जो पानी में घुल तर नहीं रहा है, और वो कौन सा है? तो आप कहेंगे कि वो पोटेशियम आयोडाइड है। ये क्या है? यही एक अवक्षेप है, यही एक अवक्षेप बनकर तैयार हुआ है। अवक्षेप है, और इसका कलर कैसा है? तो इसका कलर है पीला, यानी कि पीला अवक्षेप बनकर तैयार हुआ है। अब वो पीला अवक्षेप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखो एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमने लेड नाइट्रेट का घोल रखा हुआ है, इसमें पहले से हमने लेड नाइट्रेट को रखा हुआ है। इसमें हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड, इसमें हमने डाला पोटेशियम आयोडाइड। जब हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला तो इसमें कलर आप देख रहे हो कि चेंज होना शुरू हो गया। इसका कलर, इस बीकर में आप कलर चेंज होते हुए देख रहे हैं, जो एक पीला कलर बन रहा है। धीरे धीरे ये पीला कलर पूरे तरीका से भर गया। तो ये पीला जो कलर है इसी को हमने नाम दिया क्या? तो लेड आयोडाइड, यानी कि PbI2। ये क्या है? लेड आयोडाइड है, ठीक है। तो ये एक पीला अवक्षेप बनकर तैयार हुआ। आगे बढ़िए। चल, इसी तरीका से यहां भी आप देखिए, कह रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड BaCl2, कह रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाए, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाए, H2SO4 के साथ मिलाया जाए, तो कहता है कि बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनेगा। और कह रहा है कि BaSO4 का एक सफेद अवक्षेप बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा? तो आप कहेंगे एक अम्ल बनेगा 2HCl। क्या बनेगा? 2HCl एक अम्ल बनेगा। तो ये एक बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट। और इस बेरियम सल्फेट का कलर कैसा है? तो आप कहेंगे सफेद है। कलर कैसा है? सफेद कलर है। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है, किसमें मिलाया है? बेरियम क्लोराइड में। इसमें मौजूद था बेरियम क्लोराइड, ऊपर से हमने डाला क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल हमने डाला तो इसमें रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट बना, जो एक सफेद कलर का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये सफेद अवक्षेप है जो पानी में घुला नहीं, यहाँ पर आकर बैठ गया। नीचे में क्या हुआ? आकर बैठ गया। तो ये क्या है? अवक्षेप का एग्जाम्पल है। चल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट बना है। क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 बना। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ बनेगा और क्या? तो जल बनेगा, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक सफेद अवक्षेप है, ये भी एक सफेद अवक्षेप की घटना है, और इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर क्या है? आप इस घटना को आप देख सकते हैं, या आपने देखा भी होगा। कैसे? आपने अपने घर में अगर पुराने, अगर आपको ध्यान हो तो आपने अपने घर में सफेदी होता हुआ देखा होगा। सफेदी यानी दीवार पर चुनना होता हुआ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि चुनना को क्या किया जाता है? पहले पानी में भिगोया जाता है। तो जो चुन्ना खरीद कर लाए थे, ठीक है, जो चूना पत्थर था, जिसको हमने क्विक लाइम भी कहते हैं,
तो वो चूना पत्थर को हमने पानी में डाला, तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब इस बुझा हुआ चूना को लेकर दीवार में सफेदी करते हैं, दीवार में पुताई करते हैं। अब वायुमंडल में उपस्थित होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये वायुमंडल के संपर्क में आता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, तो धीरे-धीरे उसमें चमक आ जाती है, सफेदी, यानी ज़्यादा सफेद वो दिखने लग जाता है। वही हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, वही हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सफेदी करने में। तो ये हमारा अवक्षेप का एग्जाम्पल है। चलिए नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि रंग में परिवर्तन, यानी कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हमें रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ भी आप समझ सकते हैं इस चीज को कि यहाँ भी आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिला है, यहाँ भी आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिला है, यहाँ भी आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिला है कि यहाँ पीला रंग दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आपको सफेद रंग दिखाई पड़ रहा है। फिर भी हमने एक अलग एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। चल, कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होते हैं। जैसे कह रहा है कि जब आयरन, आयरन यानी Fe की बात कर रहा है, कॉपर सल्फेट किसके साथ कह रहा है, कॉपर Cu, जब भी कॉपर आए तो उसका रासायनिक संकेत Cu होता है। हालांकि हम आपको याद करवाएंगे, सभी के जो रासायनिक संकेत होते हैं वो याद हम करवा देंगे, ठीक है। चल, तो फेरस को जब कॉपर सल्फेट, जब भी सल्फेट आए तो SO4, सल्फेट जब भी कहा जाए तो SO4 है, ठीक है। SO4 का मतलब सल्फेट होता है। तो जब फेरस को कॉपर सल्फेट में रखा जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, तो लोहे की सतह पर कॉपर जमा होता है। लोहे की सतह पर कौन जमा हो जाता है, कॉपर जमा हो जाता है। तो देखो, और आयरन सल्फेट बनाता है, क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है, यानी कि FeSO4 बना दिया, ठीक है। और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, कॉपर इसके ऊपर आकर चिपक जाता है। तो ये है फेरस सल्फेट, यानी कि आयरन, आयरन सल्फेट, इसका नाम है आयरन सल्फेट। अब अगर ध्यान से देखें तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू है। कॉपर सल्फेट का जो कलर था, इसका जो रंग था वो रंग था नीला, इसका रंग कैसा था, नीला था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें लोहा डाला, जैसे ही इसमें आयरन हमने डाला, इस कॉपर सल्फेट, ये देखो, ये जो विलयन है ये क्या क्या है, तो आप कहेंगे CuSO4 है, ये CuSO4 है। इसमें हमने कॉपर डाला, हाँ, इसमें हमने फेरस डाला, या आप लोहे के कील कह दो या आप एक ब्लेड डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ब्लेड डाला गया है। क्या डाला गया है, एक ब्लेड डाला गया है, ठीक है। नाखून काटने के लिए, शेविंग करने के लिए जो ब्लेड है, उसी ब्लेड को यहाँ पर डाला गया है। तो ब्लेड डालने पर हुआ क्या, इसके कलर चेंज हो गए। क्या हो गए, कलर चेंज हो गए। और कलर चेंज क्या, पहले रिएक्शन किया तो क्या बना, फेरस सल्फेट बना, और इसका रंग हो गया हरा। इसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। तो यहां पर हमें कलर चेंज का एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा है कि ब्लू से ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और ये हमारा कलर चेंज का रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चल, तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉइंट आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि जब पूछा जाता है कि जब हम एक कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर परिवर्तित होकर हरा हो जाते हैं, ठीक है। या पूछा जाता है आपसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे उसका रंग नीला होता है। और पूछा जाएगा कि लोहे आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, तब कहेंगे कि वो हरा कलर का होता है। चल, एक और एग्जाम्पल हमने लिया है। अब इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट आप समझेंगे। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, किसको लिए कहा गया,
सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2CR2O7, ठीक है, के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो कह रहा है कि घोल का नारंगी रंग, ये जो नारंगी कलर का है ये क्या है, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये है, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं K2CR2O7, ठीक है। यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने SO4 मिलाया, SO2 हमने डाला, क्या मिलाया, SO2 मिलाया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमने इसमें मिलाया, तो हुआ क्या, इसका कलर चेंज हो गया। ये देखो, जो इसका कलर नारंगी था, नारंगी कलर का जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर थे, वो कलर चेंज होकर ऑरेंज से ग्रीन हो गया। कौन सा कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, रंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो विलयन का रंग किस कलर का हो जाता है, किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो रंग हरा हो जाता है, ऑरेंज से हरा हो जाते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आइए, अब कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होते हैं तो हमें ताप में परिवर्तन भी दिखाई देता है। तो कह रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया तापमान में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होता है, यानी कि उसमें तापमान में वृद्धि होने के या तापमान में कमी होने के कारण उसमें अभिक्रिया होते हैं। अब तापमान दो तरह का, यानी कि जब ताप में रिएक्शन, ताप के कारण जब रिएक्शन होगा तो दो प्रकार के हमें घटना दिखाई देंगे। एक हमें घटना दिखाई देगा एंडोथर्मिक का और एक हमें दिखाई देगा एक्सोथर्मिक का। एंडोथर्मिक का अर्थ होता है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, और एक्सोथर्मिक का अर्थ होता है उष्मा क्षेपी। पहले तो आपको समझना होगा कि उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी क्या है। देखो, उष्मा शोषी, उष्मा का मतलब है हीट, उष्मा का अर्थ क्या है, हीट, और शोषी का अर्थ होता है सोखना। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है कि जब हम उसमें हीट देते हैं, हीट को क्या करते हैं, देते हैं, तब रिएक्शन होता है। यानी कि यहां पर उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, तो हम कहेंगे कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, यानी उष्माक्षेपी क्या होता है, यानी क्षेपी का अर्थ होता है निकलना, क्षेपी का अर्थ होता है निकलना, यानी कि जब उष्मा निकलता है, उष्मा का निकलना कहलाता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो जब भी तापमान में हमें परिवर्तन दिखाई देंगे तो तापमान में परिवर्तन क्या होगा कि उष्मा सोखेगा तो गर्म ज्यादा लगेगा, और जब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा तो उसमें उससे उष्मा निकलेंगे तो थोड़ा सा ठंडक महसूस होगा। ये चीज होते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक में जब भी हम करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसको हम लिखते हैं प्लस उष्मा, प्लस उष्मा, और ये किधर होगा, तो आप कहेंगे प्रतिफल की तरफ होगा। ये किधर घटना में दिखाई देगा, एक्सोथर्मिक वाली जो घटना दिखाई पड़ेंगे वो हमें प्रतिफल की तरफ दिखाई देगा, और एंडोथर्मिक वाली जो घटना होगी इसको भी लिखेंगे प्लस उष्मा, लेकिन ये हम लिखेंगे अभिकारक की तरफ, ये हम लिखेंगे अभिकारक की तरफ। क्या इतनी बात समझ गए, बात क्लियर है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। पहले तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका। चल, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा, हमने बायोलॉजी में आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़े हैं तो बायोलॉजी में आप जाकर देख लीजिएगा न्यूट्रिशन टॉपिक को।
फोटोसिंथेसिस वाले क्लास को आपको अच्छे ढंग से वहां समझाया गया है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वायुमंडल से चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे को वायुमंडल से चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वायु इसको जड़ से यानी कि भूमि से चाहिए जल, भूमि से चाहिए जल, और इसे क्या चाहिए? तो सूर्य की रोशनी चाहिए। सूर्य की क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। तो यहां पर हम लिख देते हैं सनलाइट, और इस क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद ये C6H12O6 बना लेता है। यहां पर फूड का निर्माण हो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रहा है। पेड़ पौधे के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा है। ऊष्मा को अवशोषित करके भोजन का निर्माण किए जा रहे हैं। तो ये एक घटना है किसका? तो आप कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है वो हमारा एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ऊष्मा शोषी है। बात क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जांपल लें, अब इसी का उल्टा हम करते हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होगा, आपने श्वसन टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़े बच्चे तो वो भी जाकर आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्लास हैं। जब हम श्वसन की क्रिया पढ़ते हैं तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, टूटता है ये ग्लूकोज, और टूटकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बनाते हैं जल, और बना देते हैं साथ ही साथ ऊष्मा। किसका निर्माण करते हैं? ऊष्मा का निर्माण करते हैं। हालांकि यहां पर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ऊष्मा लिख सकते हैं। ठीक है, चल। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, और ऊष्मा बना। यहां पर ऑक्सीजन भी बनते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां देख पा रहे हैं आप कि प्रकाश संश्लेषण की घटना में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, लेकिन यही श्वसन की घटना में ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है? निर्माण। तो हम इसे कहेंगे एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक यानी कि ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब यहां पर हमने जो बातें आपको समझाया था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन को लिखने का क्या है तरीका, कि ये प्रतिफल की तरफ प्लस ऊष्मा हमें दिखाई देगा, और एंडोथर्मिक में हमें प्लस ऊष्मा अभिक्रिया की तरफ, अभिकारक की तरफ दिखाई पड़ेगा। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा जो है, ये यहां से यहां तक अगर आप देखें तो ये अभिकारक है, ये क्या है? अभिकारक है। तो अभिकारक की तरफ प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है, और यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक पूरा का पूरा प्रतिफल है। तो यहां प्रतिफल की तरफ प्लस ऊष्मा आया है। तो प्रकाश संश्लेषण हमारा कह सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है का एग्जाम्पल है, और जो हमारा श्वसन है वो हमारा ऊष्मा क्षेपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल यहाँ से भी देख लीजिए। कह रहा है कि जब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो कह रहा है ऑक्सीजन को लगभग कह रहा है कि 3000 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए, तो क्या हम प्लस उष्मा इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिखा जा सकता है प्लस उष्मा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस उष्मा आप लिख दीजिए, तो बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमने बनाया, 2NO बना दिया। तो यहाँ पर्याप्त उष्मा का अवशोषण हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण हुआ है। यहाँ पर उष्मा का क्या हुआ है, अवशोषण हुआ है। तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसी तरीका से एक और एग्जाम्पल है कि जब मेथेन गैस को, यानी कि CH4 को कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ संपर्क में लाकर जलाया जाता है, तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कह रहा है कि जल वाष्प प्लस H2O, ये गैस के फॉर्म में है जल वाष्प, और प्लस ऊर्जा का निर्माण, क्या हुआ है, प्लस ऊर्जा का निर्माण हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? चल, आगे बढ़ जाए। चल, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर उष्मा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं, उष्मा बाहर निकल रहा है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, उष्मा छेपी का। यहां पर उष्मा छेपी अभिक्रिया हुआ है और यहां पर उष्मा शोषी अभिक्रिया हुआ है। दोनों में आप शायद दोनों में आप शायद अंतर समझ गए होंगे। हमने प्रकाश संश्लेषण से भी समझाया, श्वसन से भी समझाया, यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी लेकर और भी हमने बेहतर ढंग से समझा दिया। चल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइए। कह रहा है कि जब चूना पत्थर यानी CaO, चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये एक क्या है, यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हमने ये चीजें आपको अभी अभी बताया है, कैल्शियम कार्बोनेट वाले में सफेदी वाले का एग्जांपल समझाया था, ठीक है, कि जब चूना को हम जल में डालते हैं तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना, यही कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। साथ ही साथ यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, तो यहाँ पर आपको उष्मा भी निकलता हुआ महसूस होगा। जब आप चूने को पानी में डालेंगे तो उसमें से देखेंगे कि जो पानी है धीरे धीरे गर्म हो रहा है, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने चूने पत्थर डाले हैं, और जैसे ही इसमें हमने जल मिलाया, जैसे हमने जल मिलाया तो यहाँ रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होकर यहाँ से स्लैग्ड लाइम बना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, पूछा हुआ चूना बना, और यहाँ से हीट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुए, हीट प्रोड्यूस हुए। तो कह रहा है कि अधिक उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, तो आप कहेंगे उष्मा छेपी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, उष्मा छेपी का एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे थे ताप में परिवर्तन का। अब बढ़ते हैं अवस्था में परिवर्तन। अब आते हैं अवस्था में परिवर्तन पर। अवस्था में परिवर्तन कहने का क्या मतलब है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता अवस्था में परिवर्तन है, यानी ठोस गैस में बन जाएगा, गैस कह सकते हैं, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड ठोस बन जाएगा, ये सारी घटना हमें देखने को मिलते हैं।
जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जब कार्बन ऑक्सीजन में जलाते हैं, तो कार्बन हमने ले लिया। कार्बन क्या है? तो सॉलिड है। कार्बन सॉलिड है, ठोस है। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में लाएं तो ऑक्सीजन क्या है? तो आप कहेंगे गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। कार्बन ठोस था, ऑक्सीजन गैस था। जब इसको हम जला दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अवस्था परिवर्तित हो गया। ठोस और गैस थे, अवस्था यहाँ जो प्रोडक्ट बना यहाँ पर उसकी अवस्थाएं चेंज हो गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो ये अवस्था परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसी तरीका से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट घोल है, ये लिक्विड है, घोल है। कह रहा है को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करने का मतलब क्या है कि इसको उष्मा दिया जा रहा है, तो प्लस उष्मा लिख दे रहे हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। बोलिए। अब यहां पर अगर ध्यान से आप देखें, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है? ये कैल्शियम कार्बोनेट जो था लिक्विड फॉर्म में था। किस फॉर्म में थे? लिक्विड फॉर्म में थे, तरल अवस्था में था। जब इसमें उष्मा दी गई तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एक सॉलिड के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ेंगे। किस फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे? ये सॉलिड के फॉर्म में, ठोस के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें गैस के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो यहां भी आप देखें कि ये लिक्विड से चेंज हो गया सॉलिड में और गैस में। लिक्विड से चेंज होकर यानी तरल अवस्था इसकी जो थी वो परिवर्तित हो गई और परिवर्तित होकर ठोस अवस्था बन गया और एक इसका गैसियस अवस्था बनकर तैयार हुआ। तो ये अवस्था परिवर्तन का एग्जाम्पल है। चल, तो यहां तक हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्ड करते हैं। हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना कि एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं जिनका गुण भिन्न होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में तत्व का रीअरेंजमेंट होता है, तत्व किसी दूसरे तत्व में नहीं बदलते हैं। जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें हमें दो चीज दिखाई देता है, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक का अर्थ होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लिया है पदार्थ, और प्रतिफल का अर्थ होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप निर्मित जो नए पदार्थ हैं उसे हम कहते हैं प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया हमें कैसे पता चलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? तो मुख्यतः 5 चीजों से। जब हमें वो 5 घटना दिखाई पड़ते हैं तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। पहली घटना कौन सी थी? रंग में गैस का निर्माण होना। दूसरा था अवक्षेप का निर्माण होना। तीसरा था रंग में परिवर्तन। चौथा था ताप में परिवर्तन। और पांचवा थे अवस्था में परिवर्तन। तो ये सारी घटनाओं को हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ एक एक करके अच्छे ढंग से समझ लिया। आई होप कि आपने अच्छे ढंग से क्लास को अटेंड किया है, आपको अच्छी तरह से पूरी तरीका से दिमाग में फिट हो गया होगा आज के क्लास। तो प्यारे बच्चे, अगर आप नए हैं चैनल पर और आपको अच्छा लगा पढ़कर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कमेंट अवश्य करें कि आपको और क्या चाहिए
कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ताकि हम उस पर भी आपको आगे चल के फोकस कर सकें। आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और क्लास का रिवीजन अवश्य करें। चलिए, फिर मिलते हैं।